बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद रिजवान और आज की वीडियो में हम बात करेंगे 10th क्लास की लाहौर बोर्ड की और फेडरल बोर्ड की जो बायोलॉजी की बुक का फर्स्ट चैप्टर है उसके अंदर पेज नंबर 4 पे टॉपिक है गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमंस, के इंसानों के अंदर गैसों का तबादला कैसे होता है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने बात की थी कि पौधों के अंदर, प्लांट्स के अंदर गैसों का तबादला कैसे होता है, गैसेस एक्सचेंज के लिए कौन सा मैकेनिज़्म है। तो उसमें हमने देखा था कि पौधों के अंदर कोई बाकायदा से सिस्टम मौजूद नहीं है, लेकिन अगर हम एनिमल्स और ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस के अंदर जो है वो बाकायदा से एक रेस्पिरेटरी सिस्टम मौजूद है। यानी इंसानों के अंदर और जो दूसरे हायर एनिमल्स हैं, हायर एनिमल्स वो होते हैं जिनके अंदर प्रॉपर वेल डिवेल्प्ड ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम जो है वो मौजूद होते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं बता दूं कि आज की वीडियो लाहौर बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम दोनों के लिए, और फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स भी जो हैं वो इस वीडियो से बखूबी जो है वो फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो इंसानों के अंदर और दूसरे जो हायर एनिमल्स हैं उनके अंदर गैसों के तबादले के लिए एक प्रॉपर जो है वो सिस्टम मौजूद होता है जिसको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। इस रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो है वो दो हिस्से हैं, एयर पैसेज वे यानी हवा का रास्ता और लंग्स यानी कि फेफड़े। और जो एयर पैसेज वे है वो यहाँ से लेकर हमारे चेस्ट में, सीने में आएगा और यहाँ पे आगे फिर वो दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगा और यहाँ पर हमारे जो है वो लंग्स मौजूद हैं, फेफड़े मौजूद हैं। जो एयर पैसेज वे है, हवा का रास्ता, उसके पार्ट्स हैं नॉस्ट्रिल्स, नेसल कैविटी, इंटरनल नॉस्ट्रिल, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रैकिया और ब्रोंकाई। ब्रोंकाई के बाद शुरू हो जाते हैं फिर लंग्स। हम यहाँ पे इसको ड्रॉ करके देखते हैं। फर्ज कर लेते हैं हम ये एक इंसान का जो है वो मुंह है, उसका इनर पार्ट है, यहाँ पे है उसका नाक और उसके नॉस्ट्रिल्स, यहाँ पे इंटरनल नॉस्ट्रिल्स, ये इंसान की माउथ कैविटी है। नॉर्मली ऐसे होती नहीं है डायग्राम, मतलब हमारा जो मुंह है वो अंदर से ऐसा नहीं है, लेकिन आसानी से हम बात को समझ लें इसलिए ये डायग्राम इस तरह से ड्रॉ की जा रही है। यहाँ पे हमारी ऑरल कैविटी है, मुंह है, यहाँ पे आ जाएगी हमारी टंग, हमारी जुबान आ जाएगी। यहाँ पे हमारा ये, यहाँ पर दो सुराख होते हैं, दो यहाँ पे हमारे नाक के अंदर, नोज के अंदर दो सुराख हैं, इनको हम बोलते हैं नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल्स के बाद आगे आ जाएगी जो सारी जगह है, इस जगह को हम बोलते हैं नेसल कैविटी। ये नेसल कैविटी के अंदर कुछ बाकायदा से चीज़ें मौजूद होती हैं। इस नेसल कैविटी में छोटे छोटे सीलिया मौजूद होते हैं और सामने की तरफ अगर हम देखें तो हमारे नाक के अंदर जो है वो हेयर्स हैं, बाल मौजूद हैं। और इनके अंदर यहाँ पर म्यूकस ग्लैंड्स हैं। ये म्यूकस ग्लैंड जो हैं हमारे नाक के अंदर म्यूसिन जो है, यानी जो एक चिपचिपा सा मवाद है, एक स्टिकी मटीरियल हमारे पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में मौजूद होता है, हमारे नाक में मौजूद होता है, वो रिलीज करते हैं और ये हवा को साफ करने के लिए यहाँ पे बाल और सीलिया मौजूद हैं। अब ये जो बाल है इनका काम क्या है, ये यहाँ पर जो हम हवा सांस के ज़रिए अंदर लेके जा रहे हैं, उस हवा के अंदर जो डस्ट वगैरह है उस डस्ट को, मट्टी को जो है वो साफ़ करते हैं। और जो अंदर म्यूसिन है, वो जो म्यूकस मौजूद है यहाँ पर, जो म्यूकस ग्लैंड ने रिलीज़ किया है, वो म्यूकस क्या करेगा, अंदर आने वाली हवा को नम करेगा, उसको वेट करेगा, उसको ह्यूमिड करेगा, हवा को गीला करेगा ताकि हवा का टेम्परेचर, जो दर्जा हरारत है वो हमारी बॉडी के दर्जा हरारत के बराबर हो जाए और हवा आसानी से हमारी बॉडी के अंदर समा जाए। तो सबसे पहले नॉस्ट्रिल्स थे,
नॉस्ट्रल्स के बाद अंदर जो है वो नेसल कैविटी है, यहाँ पर उनके दरमियान एक पार्टीशन होती है जिसको हम बोलते हैं वेस्टिब्यूल्स। उसके बाद हवा अंदर आ जाएगी और अंदर आने के बाद हमारे मुंह के जो पीछे वाला हिस्सा है यहाँ पर मौजूद है इंटरनल नॉस्ट्रिल। अगर हम मुंह को बंद करके आहिस्ता आहिस्ता एक लंबा गहरा सांस लें तो हम महसूस करेंगे कि हमारे जुबान जो है वो पीछे वाली साइड से ठंडी हो रही है। इससे ये साबित होता है कि जो हवा हमारे नाक के जरिए अंदर जा रही है वो अल्टीमेटली हमारे मुंह के अंदर आ रही है, यानी यहाँ से हवा जाती है और यहाँ पर इंटरनल नॉस्ट्रिल्स के जरिए हमारे मुंह के अंदर हवा जो है वो आ जाती है। यहाँ पर हम ऊपर वाला जो जुबान के ऊपर हमारे मुंह का ऊपर वाला हिस्सा है इसको हम बोलते हैं पैलेट, यानी कि तालू। अगर हम जुबान को ऊपर लगाएं हमारे मुंह की जो छत है उसके साथ, तो हम महसूस करेंगे कि जो दांतों के पीछे वाली जगह है, जो हमारे मुंह की छत है, जो तालू है, जो पैलेट है, वो सख्त है। लेकिन जैसे जैसे हम जुबान को पीछे लेके जाएं तो हम फील करेंगे कि वो जो तालू है वो नरम हो जाता है। वो ये वाला हिस्सा है, इसको हम बोलते हैं सॉफ्ट पैलेट यानी नरम तालू। इसका फंक्शन है, वो फंक्शन क्या है इस नरम तालू का, कि जब हमने कोई निवाला जो है वो निगलना होता है, यहाँ से निवाला इस एसोफेगस में जाना होता है, तो ये नरम तालू ऊपर हो जाता है और नाक से आने वाला जो हवा का रास्ता है उसको बंद कर देते हैं। उसके बाद हवा जो है वो इंटरनल नॉस्ट्रिल्स के जरिए मुंह के पीछे वाले हिस्से में आ जाएगी और मुंह के इस पीछे वाले हिस्से को हम बोलेंगे, इस पार्ट को, फेरिंक्स। फेरिंक्स जो है वो बेसिकली एक मस्कुलर पैसेज है, गोश्त का बना हुआ एक रास्ता है और इस फेरिंक्स के अंदर 3 ओपनिंग्स होती हैं। 3 इसमें सुराख होते हैं, एक नाक से आने वाला सुराख, एक हवा की नाली वाला सुराख और एक खाने की नाली वाला सुराख। अक्सर बच्चे ये समझते हैं कि ये जो ट्यूब है यहाँ से खाना जाता है, तो इसको ज़रा क्लियर कर लें बच्चों। अगर आप यहाँ पे हाथ लगाएं अपने गले में तो ये वाली जो ट्यूब है जो सामने नज़र आ रही है, ये बेसिकली ये हमारे सांस की नाली वाली ट्यूब है, ये ट्रैकिया है ये वाला। इसके पीछे वाली साइड पर, इसकी बैक साइड पर एक ट्यूब होती है जो हमारा एसोफेगस है। ये एसोफेगस है जो हमारे खाने की नाली है। जब हम कोई खाना, हमने कोई चीज़ निगलनी होती है तो यहाँ से वो निवाला या कोई भी चीज़ इस एसोफेगस के अंदर आती है और जो सामने वाली नाली है इसके अंदर से हवा का गुजर जो है वो होता है, हमारी बॉडी में गैसेस एक्सचेंज होता है। जी तो बच्चों, ये जो फेरिंक्स है, इस फेरिंक्स के अंदर जो है वो 3 सुराख होते हैं, एक नाक से आने वाला सुराख, एक हवा की नाली वाला सुराख और एक जो है वो खुराक की नाली वाला सुराख। इन तीनों सुराखों को हम कहते हैं, जो हवा के लिए नाक से आने वाला सुराख है उसको बोलते हैं हम नेजोफेरिंक्स, जो ये ट्रैकिया का सुराख है इसको बोलते हैं हम लेरिंजोफेरिंक्स, और जो खुराक की नाली वाला सुराख है उसको हम बोलते हैं ओरोफेरिंक्स। जी, अब ये जो सांस वाली नाली है इसके ऊपर जो है ये जो ओपनिंग है यहां पर, इस ओपनिंग को हम कहते हैं ग्लॉटिस। ये ग्लॉटिस सुराख है सांस वाली नाली का और ये सुराख कुछ इस तरह से होता है। इस सुराख के ऊपर जो है वो एक पर्दा लगा होता है इस तरह से। ये पर्दा मसल्स का बना होता है, एक बारीक सा कार्टिलेज का फ्लैप है जो यूं हो जाता है तो इसका सुराख जो है वो बंद हो जाता है और जो रिलैक्स करता है तो इसका सुराख जो है वो खुल जाता है। इसको हम बोलते हैं ग्लॉटिस। इस ग्लॉटिस के ऊपर एक ढकना होता है इसका, इस ढकने को हम कहते हैं
एपिग्लॉटिस। ये एपिग्लॉटिस इस ग्लॉटिस की कवरिंग है। लाइक अगर ये ग्लॉटिस है तो इसके ऊपर ये एपिग्लॉटिस है, यूं इस तरह से करके इसको ये बंद कर देता है ताकि कोई भी खाना या पानी या कोई और भी चीज़ जो है वो हमारी सांस की नाली में ना जा सके। अगर कभी गलती से वो चली जाए तो हम फौरन से जो है वो खांसी करके उसको बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ पर सांस की नाली का जो ढकना है, ये जो कवरिंग है, ये जो ढकना है इसको ओपनिंग है, इसको बोलते हैं ग्लॉटिस, और इसके ऊपर जो ढकना सा लगा हुआ है इसको बोलेंगे हम एपिग्लॉटिस। उसके बाद ये वाला जो नेक्स्ट पार्ट है इसको बोलते हैं हम लेरिंक्स। ये लेरिंक्स को हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, आलाए सूत। ये लेरिंक्स आवाज पैदा करने वाला आला है। इस लेरिंक्स के अंदर कार्टिलेज के नरम हड्डी के दो फ्लैप्स होते हैं, दो पर्दे होते हैं, दो धागे होते हैं। इन धागों को हम कहते हैं वोकल कॉर्ड्स। जब हम सांस को बाहर निकालते हैं तो वो सांस इन धागों के साथ, इन पर्दों के साथ टकराता है। टकराने की वजह से जिसमें वाइब्रेशन पैदा होती है, इर्तियाश पैदा होती है, और उस आवाज़ को हमारी ज़ुबान, हमारे लिप्स और हमारे गाल, हमारे रुखसार, हमारे चीक्स, यानी 3 चीज़ें हैं, यहाँ से वोकल कॉर्ड से जो वाइब्रेशन होगी, जो आवाज़ पैदा होगी, उस आवाज़ को हमारे होंठ, लिप्स, हमारी टंग, हमारी ज़ुबान और हमारे चीक्स यानी कि हमारे गाल, ये तीनों मिलकर जो है उसको आवाज़ में तब्दील कर देते हैं, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पीच। और ये छोटी सी बात जो है वो पेज के ऊपर एक ब्लू बॉक्स बना हुआ है बुक के ऊपर, उसके अंदर जो है वो लिखी हुई है स्पीच की बात, कि स्पीच से क्या मुराद है। तो वहाँ पर उस बॉक्स के ऊपर आप जो है वो एक क्वेश्चन लिख सकते हैं कि स्पीच से क्या मुराद है, बोलने से क्या मुराद है, बोलना किस तरह से आता है, यानी आवाज़ किस तरह से पैदा होती है। तो इन वोकल कॉर्ड्स की वजह से और आवाज़ पैदा करने की वजह से हम लेरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग बात बताता चलूँ आपको कि कभी भी सांस अंदर ले जाते वक्त हम नहीं बोल सकते, हम आवाज़ नहीं निकाल सकते। जब भी सांस बाहर निकालेंगे हम, जब जिस्म के अंदर से सांस बाहर आएगा, हवा बाहर आएगी, तो उसी वक्त हम बोल सकते हैं। अगर आप कोशिश करके देखें तो ऐसा मुमकिन नहीं होगा। अगर हम अपना सांस रोक लें और हम बोलने की कोशिश करें तो ऐसा नहीं कर सकते हम, और ना ही जब हम सांस अंदर लेके जा रहे हैं हम उस वक्त बोल सकते हैं। सिर्फ उसी वक्त हम आवाज़ निकाल सकते हैं, बोल सकते हैं, जब हम सांस को जिस्म के अंदर से बाहर निकाल सकते हैं। लेरिंग्स के बाद यहाँ पर अगला हिस्सा उसका जो है वो शुरू होता है। इस नेक्स्ट पार्ट को हम कहते हैं ट्रैकिया, विंड पाइप, हवा की नाली। इस पार्ट को हम ट्रैकिया कहते हैं। ट्रैकिया यानी कि विंड पाइप, यानी कि हवा की नाली। इस ट्रैकिया के अंदर इसका साइज जो है ये 12 सेंटीमीटर लंबा इसका साइज होता है, और 12 सेंटीमीटर के बाद यहां पर इसमें देखें तो नजर आएगा इसके अंदर सी शेप कार्टिलेज के रिंग होते हैं। ये जो सी शेप के रिंग हैं ये नरम हड्डी के रिंग होते हैं। अगर आप यहाँ पर गले में हाथ लगाएं तो आपको महसूस होगा कि यहाँ पे रिंग मौजूद है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से वॉशिंग मशीन का जो आउटलेट वाला पाइप होता है उसके ऊपर रिंग बने होते हैं, तो बिल्कुल इसी तरह के रिंग जो हैं वो इसके अंदर मौजूद होते हैं। इन रिंग्स का फ़ायदा क्या है, इनका मकसद क्या है कि जब इसके अंदर से, इस नाली के अंदर से हवा नहीं गुजर रही होती तो ये रिंग हर वक्त इस नाली को जो है वो खुला रखते हैं, इसको ओपन रखते हैं, इस नाली की दीवारों को आपस में मिलने नहीं देते।
इस वजह से इसके अंदर ये सी शेप कार्टिलेज के रिंग मौजूद होते हैं और इस इतने से पार्ट को हम करते हैं। ये ट्रैकिया जैसे ही हमारे सीने में आता है, चेस्ट में आता है, तो यहाँ पर ये दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। और इन दो हिस्सों को हम कहते हैं ब्रोंकाई। ये सी शेप कार्टिलेज के जो रिंग हैं, ये रिंग इस ब्रोंकाई के अंदर भी मौजूद होते हैं और यहाँ पर आने के बाद ये ब्रोंकाई जो हैं वो अपनी अपनी साइड के जो फेफड़े हैं, जो लंग्स हैं, उनके अंदर दाखिल हो जाते हैं। इस तरह से, और फेफड़ों के अंदर दाखिल होने के बाद ये ब्रोंकाई मजीद जो हैं वो पतली पतली नालियों के अंदर, बारीक नालियों के अंदर तकसीम होते हैं। और ये जो कार्टिलेज के रिंग हैं, ये जैसे जैसे वो नालियां आगे तकसीम करती हैं, ये कार्टिलेज के रिंग जो हैं इनकी सख्ती भी जो है वो ख़त्म होती जाती है। अब इन नालियों को हम बोलेंगे ब्रोंक्यूल्स। ये ब्रोंक्यूल्स आगे बारीक से बारीक तर हो जाती हैं और आगे फिर मज़ीद जो हैं वो पतली नालियों में तकसीम होती हैं। उन नालियों को हम कह देते हैं एल्व्यूलर डक्ट। और वो एल्व्यूलर डक्ट जो हैं वो आगे अटैच होती हैं जाकर एल्वुलाई के साथ। हमारे फेफड़ों के अंदर, हमारे लंग्स के अंदर स्मॉल सैक्स, छोटी छोटी थैलियाँ होती हैं। इन छोटी थैलियों को हम कहते हैं एल्वुलाई। और ये एल्वुलाई वो जगह है जहाँ पर रेस्पिरेटरी गैसेस का एक्सचेंज यानी गैसों का तबादला होता है। अगर हम एक एल्वुलाई को बनाकर देखें, इसको थोड़ा सा ड्रॉ करें, तो कुछ इस तरह से एल्वुलाई प्रेजेंट होते हैं और एल्वुलाई के इर्द गिर्द यूं ब्लड वेसल्स हैं, खून की नालियां हैं और ये खून की नालियां इस एल्वुलाई के साथ अटैच होती हैं। यहाँ से हवा जो है वो दाखिल होगी, यहाँ पर दाखिल होने के बाद यहाँ पर हवा पहुँचेगी तो वो हवा यहाँ पर आएगी। इस हवा के अंदर मौजूद है ऑक्सीजन। यहाँ पर ये ब्लड वेसल्स हैं, खून की नालियाँ। इन ब्लड वेसल्स के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड निकलकर एल्वुलाई में शामिल हो जाएगी और हवा के साथ जो ऑक्सीजन आई है वो ऑक्सीजन इन ब्लड वेसल्स के अंदर शामिल हो जाएगी। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आता है पेपर में, व्हाट इज द रेस्पिरेटरी सरफेस इन ह्यूमंस? इंसानों में गैसों के तबादले की जगह कौन सी है? तो इसका आंसर लिखेंगे हम लोग, वो है एल्वुलाई। एल्वुलाई हमारे लंग्स के अंदर वो जगह है जहां पर गैसों का तबादला जो है वो हो रहा है। क्यों? क्योंकि एल्वुलाई की जो एपिथेलियम है, उसकी जो दीवारें हैं, वो दीवारें बहुत ही बारीक नालियों से, बारीक पर्दे से बनी होती हैं, जिसको हम बोलते हैं थिन एपिथेलियम। यहाँ पर बहुत बारीक एक एपिथेलियम होती है। इसी तरह से जो ब्लड वेसल्स हैं, खून की नालियाँ हैं, उनकी एपिथेलियम भी बहुत बारीक होती है।
यानी जो एल्वुलाई हैं उनकी दीवारें भी बहुत बारीक होंगी और जो खून की नालियां हैं, ब्लड वेसल्स हैं, उनकी दीवारें भी बहुत बारीक होंगी, जिसकी वजह से इन दोनों के दरमियान गैसों के तबादले में बहुत ज़्यादा आसानी होती है और यहाँ से ऑक्सीजन एल्वुलाई से निकलकर खून में शामिल हो जाती है और खून से कार्बन डाइऑक्साइड निकलकर एल्वुलाई में शामिल हो जाती है और जिस रास्ते से ऑक्सीजन यहाँ पे आई है उसी रास्ते से कार्बन डाइऑक्साइड वापस चली जाती है। ये था बच्चों आज का टॉपिक। किसी भी किस्म के क्वेश्चन के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, कोई चीज़ समझ नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं। मज़ीद इसी तरह से अच्छी वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।